मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ सोशलाइजेशन। देखिए, पूर्व की हमारी क्लास जो भी हुई उसमें मैंने आपको मीनिंग, डेफिनेशन, स्टेजेस और एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन के बारे में बात करी। और आज हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ सोशलाइजेशन। तो सबसे पहले अगर इसकी हम आवश्यकता या नीड या महत्व की बात करें तो इसका हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल है। तो व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास, समग्र विकास, टोटल, जिसे हम ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी जिसको हम बोलते हैं, सामाजिकरण के द्वारा होता है। सामाजिकरण के द्वारा व्यक्ति जिन गुणों को आंतरिकरण कर लेता है उन्हीं से उसका व्यक्तित्व की आधारशिला बनती है, क्योंकि सीख और गुणों का आंतरिकरण विभिन्न मनुष्यों में भिन्न भिन्न रूपों में होता है। अतः सबका व्यक्तित्व अलग अलग ही विकसित होता है। दूसरी जो इसकी इम्पोर्टेंस है, क्यों हमें सामाजिकरण की ज़रूरत है, वो है डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ, स्व का विकास। सामाजिकरण द्वारा, या हम ये कहें इसका जो इम्पोर्टेंस है, स्व का विकास होता है। इससे कुले का मानना है कि सामाजिक आत्मचेतना संप्रेषण पर आधारित होती है। संप्रेषण उसमें होता है तभी उसका जो है स्व का विकास होता है। वह अपने को पहचानने का प्रयत्न करता है, इससे अपनेपन का भाव उदय होता है और स्व का विकास होता है। बिना दूसरे के संपर्क में आए आत्मा चेतना का बोध नहीं होता है, और जब आत्मा चेतना का बोध नहीं होता है तो व्यक्ति के स्व का विकास नहीं हो पाता है। जब व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के संपर्क में आता है, ठीक है, उनके साथ उसका संप्रेषण होता है, और जब वह संप्रेषण होता है तभी वह अपने आप को पहचानने लगता है। और जब वह उसको स्वयं को जब वह डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ, जो स्वयं का विकास होता है, जब वह पहचानता है तभी उसको आत्मचेतना का बोध होता है और उसका खुद का स्वयं का विकास होता है। फिर हम बात करते हैं यहाँ सामाजिक विकास की। देखिए, पहले स्वयं का विकास, व्यक्तित्व का विकास, और उसके बाद समाज का, या हम ये कहें सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। समाज के योग्य बनाना ही सामाजिक बनना है। व्यक्ति समाज में दूसरों के साथ जो व्यवहार करता है वही उसकी सामाजिकता है, और वही उस सामाजिकता उसमें कहाँ से आती है, यह उसमें सामाजिकरण के माध्यम से ही आती है। केवल सामाजिकरण द्वारा ही एक व्यक्ति सामाजिक प्राणी बनता है, जो कि मैं आपको बार बार, जब भी हमें कभी सोशलाइजेशन की बात होती है तो मैं आपको बार बार कहती हूँ, रैल्फ लिंटन की वो बात कि मैन बिकम मैन ओनली अमंग मैन। अगर मनुष्य नहीं होता है तो मनुष्य सामाजिक प्राणी नहीं बन पाता है। फिर अनुशासन, अनुशासनिक शिक्षा, डिसिप्लिनरी एजुकेशन। व्यक्ति के जीवन में सर्वाधिक महत्व अनुशासन का होता है। व्यक्ति का आंतरिक स्वरूप विद्रोहात्मक होता है। सामाजिकरण से प्राप्त अनुकूलन के पश्चात उसमें सामाजिक व्यवस्थाओं के प्रति अनुशासनात्मक प्रवृत्ति का उदय होता है। उसमें वह समाज में संपन्न, या हम ये कहें समाज में
समान और एक जीवन व्यतीत, सम्मानजनक जीवन व्यतीत करने की जागृति उसमें के प्रति उसकी बढ़ती है और वह उसकी उपलब्धि करवाता है। वह यह सामाजिकरण के महत्व को और अधिक स्पष्ट कर देता है। फिर हम बात करते हैं सामाजिक नियंत्रण की। सामाजिक नियंत्रण भी सामाजिकरण का रूप है, किंतु यह ऐसी सीख है जिसका प्रभाव व्यक्ति पर बाध्यकारी होता है। अन्य बातें वह स्वेच्छा से सीखता है और अपने अंदर सन्निहित कर लेता है, उसको आत्मसात कर लेता है। इनमें उसका सामान्य व्यवहार निर्धारित होता है, किंतु नियंत्रण व्यक्ति को एक तरह से कंट्रोल जो है वह क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये भी सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा जो है पूरा होता है। कि भले ही कोई व्यक्ति कोई काम करता है, उसकी वो इच्छा होती है काम करने की, बट थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा उस पे कंट्रोल किया जाता है, उस पर नियंत्रित किया जाता है। फिर हम बात करते हैं फुलफिलमेंट ऑफ एस्पिरेशन, आकांक्षाओं की पूर्ति। सामाजिकरण से व्यक्ति को वे उपाय भी पता चलते हैं जो समाज द्वारा मान्य होते हैं और जिनके द्वारा वह अपनी इच्छाओं का निर्धारण और उनकी पूर्ति कर सकता है। फिर हम बात करते हैं सामाजिक समायोजन, सोशल एडजस्टमेंट। यह सामाजिकरण का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। व्यक्ति अपनी इच्छाओं, दुराशाओं को भुलाकर कैसी भी विकट परिस्थिति में लोगों के साथ जिस प्रकार का सहिष्णुतापूर्ण व्यवहार करके निर्वाह करना सीखता है, उसे समायोजन कहते हैं। यही उसमें धैर्य और कुशलता का समावेश कराता है, जो आगे चलकर व्यक्ति के विशिष्ट गुण बन जाते हैं। अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन ऑफ दिस टॉपिक, जो कि है थ्योरीज ऑफ सोशलाइजेशन। थ्योरीज ऑफ सोशलाइजेशन मतलब सामाजिकरण के सिद्धांत। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो है बात करते हैं दुर्किम के सामूहिक प्रतिनिधान का सिद्धांत। दुर्किम द्वारा जो सिद्धांत बताया गया है, दुर्किम का प्रतिनिधान का सिद्धांत, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं दुर्किम्स थ्योरी ऑफ कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन। देखिए, सामाजिकरण की प्रक्रिया किस प्रकार होती है तथा इसमें क्या क्या प्रेरणाएं कार्य करती है, इसके लिए कुछ समाजशास्त्रियों और मनोवैज्ञानिकों ने कुछ सिद्धांत को प्रतिपादित किया है और इन सभी सिद्धांतों ने स्व के विकास को प्रमुख आधार माना है। स्व मीन्स सेल्फ के विकास का अर्थ व्यक्ति का स्वयं के बारे में ज्ञान, जो व्यक्ति को समाज में अंतःक्रिया करने हेतु समर्थ बनाता है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले दुर्किम की। देखिए,
दुर्किम ने सामाजिकरण की प्रक्रिया को सामूहिक प्रतिनिधान या प्रतिनिधित्व के आधार पर समझाने का प्रयास किया है। उनका ये मानना है कि ये सिद्धांत जो है पूर्णतः सामाजिक है तथा वह व्यक्ति और समाज के परस्पर संबंधों में समाज को अधिक महत्व देता है। उनके अनुसार सामूहिक प्रतिनिधानों का आंतरिकरण अर्थात सामूहिक मान्यताओं को आत्मसात करना ही सामाजिकरण है। समाज में व्यवहार के जो मान्यता प्राप्त प्रतिमान, मूल्य, विश्वास और आदर्श होते हैं उन्हीं को सामूहिक प्रतिनिधान कहते हैं। ये सामाजिक विरासत के रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं तथा जैविक व्यक्ति द्वारा इन सामूहिक प्रतिनिधानों को सीखना, उनके अनुकूल व्यवहार करना के लिए प्रेरित करना ही सामाजिकरण है। देखिए, कोई भी सोसाइटी होती है, सपोज ये समाज है, हर एक समाज के अपने मान्यता प्राप्त प्रतिमान होते हैं। मैंने आपको कल्चर में बताया, इसलिए यह वापस यहाँ समझाऊंगी नहीं। मूल्य होते हैं, परंपराएं होती है, विश्वास होता है ना, उसके कुछ आदर्श नियम होते हैं जो कि वह समाज चाहता है कि उसमें रहने वाले जितने भी लोग हैं उसको वह सीखे। ठीक है ना। अब ये सीखने की प्रक्रिया जो है उसको उन्होंने क्या कहा है? सामाजिकरण। सामाजिकरण है ना। ये अगर कोई व्यक्ति किस तरीके का बिहेव करेगा, ये एक कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन की बात है, सामूहिक प्रतिनिधान की बात है, सामाजिक विरासत के रूप में जो हमें मिलता है ना। जैविक व्यक्ति द्वारा जो है इन सामूहिक प्रतिनिधानों को, ये जो जितने भी सामूहिक प्रतिनिधान है, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन है सोसाइटी का, वो सीखता है और उस सीखने वो व्यक्ति जो सीखता है और उसी के अनुरूप व्यवहार करता है, जो कि समाज चाहता भी है ये कि वह उसी के अनुरूप उसमें व्यवहार करे। सामूहिक प्रतिनिधान जो कि संपूर्ण समूह अथवा समाज द्वारा बनाए जाते हैं एवं स्वीकृत है, इसलिए ये सामाजिक फैक्ट होते हैं। अब ये जितने भी प्रतिनिधान थे, ये दीज आर सोशल फैक्ट्स, सामाजिक तथ्य हैं। अच्छा, ये तथ्य क्यों हैं? क्योंकि संपूर्ण समाज ने इन्हें माना है, एक्सेप्ट किया है, इसको ये मान्यता प्राप्त होते हैं, समाज द्वारा बनाए गए होते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं? इनको सामाजिक तथ्य कहा जाता है। दुर्किम ने सामूहिक प्रतिनिधानों को सामाजिक तथ्यों की दो प्रमुख विशेषताएं, ये व्यक्ति के बाहर हैं और इनमें बाध्यता पाई जाती है। देखिए, मैं आपको एक थोड़ा सा डायग्राम से इसको समझाने का प्रयास करती हूँ। सपोज दिस इज अ मैन, ये क्या है? मैन, व्यक्ति है ना। और ये क्या है? ये सारे सोशल फैक्ट्स है जो कि व्यक्ति के होते तो बाहर है, बट व्यक्ति पे एक तरह का प्रेशर भी डालते हैं। व्यक्ति जिसको हम कहते हैं एक्सटीरियर है बट कॉन्स्ट्रेंड है, व्यक्ति पर दबाव होता है उसको मानने का। सामूहिक प्रतिनिधान के आंतरिकरण को दुर्किम ने सामूहिक या सामाजिक अंतकरण, कलेक्टिव और सोशल कॉन्शियसनेस से जोड़ा है। सामूहिक चेतना का विकास यद्यपि व्यक्तिगत चेतनाओं से होता है, फिर भी यह न हो तो व्यक्तिगत चेतना ही और न ही व्यक्तिगत चेतनाओं का संकलन मात्र रह जाता है। यह बहुत सी व्यक्तिगत चेतनाओं के सम्मिश्रण, फ्यूजन द्वारा विकसित एक ऊंचे और श्रेष्ठ स्तर की चेतना होती है। सामूहिक प्रतिनिधान समूह अथवा समाज द्वारा स्वीकृत होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा में विलीन हो जाते हैं और सभी लोगों द्वारा जो है ये स्वीकृत होते हैं और लोग स्वीकार करते हैं। सामूहिक अंतकरण चेतना का रूप
ले लेते हैं। इसलिए समाज का प्रत्येक व्यक्ति इन्हें बिना प्रश्न किए, बिना कोई चुनौती, बिना उसको कोई चैलेंज किए उसको सीखता है। तो दे आर एक्सटर्नल, व्यक्ति के बाहर होते हैं, और दबाव व्यक्ति पर क्या करते हैं, दबाव, कॉन्स्ट्रेंट बनाए रखते हैं। तो ये दीज जिसको हम सोशल फैक्ट्स जिसको कहते हैं, ये फैक्ट्स जो होते हैं, ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, ये इसलिए कहा जाता है इनको क्योंकि समूह इनको मानता है। समाज में रहने वाले व्यक्तियों की ये चेतना होती है, और जब समाज इसको मानता है तो हमें भी समाज में रहने के लिए, या हम ये कहें सामाजिक प्राणी बनने के लिए, हमें भी इसको आत्मसात करना होता है। या हम ये कहें एक तरह से ये हमारी आत्मा बन जाती है, हम इसको स्वीकार कर लेते हैं और उसी के अनुरूप इस व्यवहार करते हैं। सामूहिक प्रतिनिधानों को सामूहिक अंतःकरण के रूप में व्यक्ति द्वारा आंतरिकरण व आत्मसात करना ही सामाजिकरण होता है। जैसे जैसे व्यक्ति इनको आत्मसात करता है वैसे वैसे उसका सामाजिकरण होता रहता है। थैंक यू।